कर लेगी इजीली। अब ज़्यादा ही हद कर दियो तो बात अलग है ना, कि 10-15 समोसे चिप गए एक साथ, तो बात अलग है। तो फिर वो बफर मेंटेन नहीं कर पाएगा पीएच को। वरना थोड़ा बहुत अगर कुछ खाते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता बॉडी के ऊपर। तो ये वो बफर सॉल्यूशन है जो बॉडी को पीएच को मेंटेन रखता है। ऐसा होता है ना, कई बार अपन तला भुना ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा एसिडिटी हो गई या इस तरह से कुछ, तो वो इसी वजह से वो अपन ने ज़्यादा कर दिया फिर। तो ये सिंपल बफर, अपन को ये नहीं पढ़ना है, अपन को तो ये पढ़ना है। एक है मिक्स्ड बफर। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो, एसिडिक बफर में एसिड वीक होता है, वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चलेगा, वीक एसिड चाहिए मुझे। और ऐसे ही बेसिक बफर में वीक बेस होगा। तो एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। और बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। आई बात समझ में? जैसे ये रहा, दिस इज वीक एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट, सॉरी, अब ये कॉन्जुगेट बेस मुझे अलग से चाहिए था। तो ये आया कहाँ से कॉन्जुगेट बेस, ये सॉल्ट से आया, वीक एसिड और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो अपन ने सॉल्ट लिया है ये क्या है, ये तो इसका सोर्स है ना भाई। ये कॉन्जुगेट आएगा कहाँ से, वो आएगा सॉल्ट से। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास मिक्सचर होता है, इसे बोलते हैं एसिडिक बफर। अब मैंने कहा कि ये ज़्यादा पीएच में चेंज को नहीं होने देता। वैसे लास्ट में जाते जाते मैं कल समझा गया था ये, कि अपन जो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं, अपन जो स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, अपन सोच रहे थे कि वो बहुत सारा H+ देगा, बहुत सारा OH- देगा, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपके सामने है, ये एक बफर सॉल्यूशन है। आपने उसमें पहले एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया। स्ट्रॉन्ग एसिड इन दोनों में से किससे रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्शन करेगा, कॉन्जुगेट बेस से। तो कॉन्जुगेट बेस से ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ने कॉन्जुगेट बेस, ये तो रहा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, यहाँ से H+ का ट्रांसफर होगा और ये बना मेरे पास। तो अपन ने जो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया था ना बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वीक एसिड में। तो अपना जो H+ है ना, जो अपन जिसके मतलब जिसकी वजह से अपन सोच रहे थे कि ज़्यादा H+ मिलेगा, ज़्यादा पीएच में चेंज आएगा, वो वाला H+ तो वीक में चला गया। अब वीक में चला गया तो वीक उतना H+ से कभी भी नहीं देने वाला। सिमिलरली अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, ठीक है, तो ये इसका OH स्ट्रॉन्ग बेस वाले का किस में चला गया, पानी में चला गया। हाँ, पानी उतना ब्रेक ही नहीं होगा तो उतना OH ही नहीं देगा। तो क्यों नहीं आता उतना चेंज, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। आप ये नोट कर लें। हाँ जी, बफर सॉल्यूशन डेफिनेशन तो नोट कर ली होगी आपने इसकी, है ना। चलो, ये सिंपल बफर भी नोट कर लिया था क्या, ठीक है करो।
आयनिक अच्छे से करना, ये हमेशा की सिरदर्दी रहता है। यहाँ जो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, ये याद रखना वो हमेशा स्मॉल अमाउंट में ही ऐड करने हैं। एक बात मेरी ढंग से सुनो, कभी भी क्वेश्चन में अगर स्ट्रॉन्ग वाला बच गया, दोबारा, कभी भी क्वेश्चन में अगर स्ट्रॉन्ग वाला मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिमेनिंग है, तो वहां बफर सॉल्ट कोई काम नहीं करता। फिर अपन जो पीएच कैलकुलेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग वाले से ही करते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, केवल स्ट्रॉन्ग वाले को पकड़ते हैं, उसकी कंसंट्रेशन इतनी, उसकी पीएच इतनी। स्ट्रॉन्ग वाला कभी भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो लेते हैं अपन, ये किस में लेते हैं, ये एलआर होता है, एलआर। अपन ने डेफिनेशन में भी यही लिखा है, ऐड इन स्मॉल अमाउंट। अरे आप देखो डेफिनेशन में भी यही लिखा था आपने, इन स्मॉल अमाउंट लिखा था क्या शुरू में? कुछ भी लिखते हैं वो मजाक नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाला कभी भी बचना नहीं चाहिए, अगर बच गया तो पीएच या पीओएच फिर उससे ही आएगी।
क्या इतना नोट हो गया बेटा? क्या इतना नोट हो गया? चलो अब आगे ध्यान देते हैं। अब बात करते, ये तो रहा इसका मैकेनिज्म कि ज़्यादा चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपने को तो पीएच कैलकुलेट करनी है फाइनली, पीएच कैलकुलेशन। ये मेरे पास बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर बोलते हैं इसे। तो यहां वीक एसिड अपने आयंस में ब्रेक हुआ, एसीटेट और H प्लस, एसीटेट और H प्लस, ये इसका के। तो यहां से इसका के क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। मुझे तो पीएच कैलकुलेट करनी है, मतलब मुझे तो H प्लस चाहिए। तो मैंने एक काम किया, H प्लस को अलग कर लिया, ये रहा H प्लस। जो डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई में है उसको इधर डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा? के ए इंटू, यह आ जाएगा एसिटिक एसिड अपॉन, यह आ जाएगा एसीटेट। मैंने कल भी कहा था मुझे सॉल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्ट से आने वाला कॉन्जुगेट बेस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब यहां ये तो मेरे पास क्या आ गया? H प्लस आ गया, लेकिन अपन H प्लस पे थोड़ी रुकने वाले हैं, अपन तो पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूं? मैं नेगेटिव लॉग ले लूं, यह आ जाएगा नेगेटिव लॉग के ए इंटू दिस इज एसिटिक एसिड अपॉन दिस इज एसिटेट आयन। अब ये क्या है? लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए इंटू बी। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। ये तो बन जाएगा पी एच, यह आ जाएगा लॉग के ए प्लस लॉग, यह आ जाएगा CH3 COOH अपॉन CH3 COO माइनस। ठीक है, अब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट, अगर मैं इसी स्टेप में कर दे रहा हूं, मैंने ब्रैकेट हटाया यहां से। जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो वो माइनस इसके आगे भी आ जाएगा और इसके आगे भी आ जाएगा। नहीं 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 आया समझ में? और आगे क्या समझ में? ठीक है, तो दोनों के आगे आ गया। अब नेगेटिव लॉग के क्या होता है, कोई बताएगा? नेगेटिव लॉग के क्या होता है? पी के। अच्छा, ये जो माइनस है, मतलब जो पावर में होता है लॉग के, वो आगे आ सकता है। तो जो आगे होता है वो पावर में भी जा सकता है क्या? तो अपन इसको क्या लिख देंगे? इधर पीछे बच जाएगा प्लस लॉग, इधर आ जाएगा CH3 COOH अपॉन CH3 COO माइनस, और इसकी पावर कितना आ जाएगा? -1। अच्छा नहीं लगे तो पावर को वापस आगे ले आओ, वापस वही नेगेटिव बन जाएगा वहाँ। आप मुझे बता सकते हो 2 इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है? 1/2 लिखा जा सकता है क्या? तो अब ये इनवर्स आ गया, इनवर्स, इनवर्स को अपन क्या लिख देंगे? 1/1। तो जब मैं इसे 1/, करूँगा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है कि जब मैं इसे 1/, करूँगा, 1/, CH3 COOH अपॉन CH3 COO माइनस, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो वो चला गया ऊपर, CH3 COO माइनस। तो ये है एसिडिक बफर के पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एसिडिक बफर के पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो अब मैं थोड़ा सा इसे अगर जनरलाइज करना चाहूँ तो
यहाँ नीचे तो क्या आ रहा है, नीचे किसकी कंसंट्रेशन आ रही है, वीक एसिड की, और ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आ रही है, कॉन्जुगेट बेस की। बोलो सही बात है क्या? नीचे आ रहा है वीक एसिड, ऊपर आ रहा है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये हमेशा जो भी वीक एसिड होगा नीचे, ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस, यह आ जाएगा पीएच। ये क्या है मेरे पास, मोलैरिटी। ये क्या है मेरे पास, मोलैरिटी। आपको कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी। थोड़ा इसे और सोल्व करते हैं, तो पीएच इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा पी के ए प्लस लॉग, इधर कंसंट्रेशन को क्या लिखा जा सकता है, मोल बाई वॉल्यूम लिखा जा सकता है क्या, तो यह आ जाएगा मोल ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन। नीचे क्या आ जाएगा, मोल ऑफ वीक एसिड अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन। एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है मेरे पास दोनों। इसी सॉल्यूशन में एसीटेट आयन है और इसी सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है, तो इन दोनों के लिए वॉल्यूम सॉल्यूशन का सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, बंटवारा तो नहीं हुआ ना उनमें। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से पी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा पी के ए प्लस लॉग, नीचे आएगा मोल, किसका मोल, वीक एसिड का, और ऊपर आएगा मोल, किसका मोल, कॉन्जुगेट बेस का। आई क्या आपके बात समझ में? चलो बहुत अच्छे। मेरे पास ये रहा एसिटिक एसिड, इसकी मोलैरिटी M1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। तो अगर मेरे पास मोलैरिटी है, मुझे एक बात पता है, मोलैरिटी मोल बाई वॉल्यूम होता है, तो मोल क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सही बोल रहा हूँ क्या? तो इसकी मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम पता है तो इसका मोल आ जाएगा, और इसकी मोलैरिटी, उसका वॉल्यूम पता है तो उसका मोल आ जाएगा। सिंपल। तो यहाँ से मैं मोल को क्या लिख सकता हूँ, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग। बेटा जी मोल को लिखा जा सकता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये किसका, वीक एसिड का, और मोल को लिखा जा सकता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये किसके लिए है, कॉन्जुगेट बेस के लिए। तो दिव्यांश आप मुझे एक बात बताओ, ये जो V है ना, V और ये जो V है, ये सेम है या अलग अलग है? दोबारा चलते हैं थोड़ा बैक टू पेवेलियन। ये मैंने ये क्या, इसका मोल मैंने क्या लिखा है, M1 इंटू V1। इसके मोल को मैंने क्या लिखा है, M2 इंटू V2। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अरे बेटा ये ऐसा है, यहाँ मेरे पास वीक एसिड था, यहाँ मेरे पास कॉन्जुगेट बेस था, इधर V1 वॉल्यूम था, इधर V2 वॉल्यूम था, इधर M1 मोलैरिटी थी, इधर M2 थी। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया है। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या? आपको V1 और V2 बराबर लग रहा है? अरे बोलो ना भाई, वो तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिसका एसिटिक एसिड है, ये इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अगर वो दोनों सेम होता तो मैं उसे V लिखता ना, V1 और V2 क्यों लिखता फिर? अभी भी नहीं आया समझ में? अरे एसिड की मोलैरिटी, एसिड का वॉल्यूम, कॉन्जुगेट एसिड के सॉल्यूशन, कॉन्जुगेट बेस के सॉल्यूशन की मोलैरिटी, कॉन्जुगेट बेस के सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो V1 और V2 क्या है, अलग अलग है। तो ये देखना, ये मैंने क्या लिखा है, ये नीचे वाला वॉल्यूम वीक एसिड का है, ये ऊपर वाला वॉल्यूम कॉन्जुगेट बेस का है। ये वाला V नहीं है, ये वाला V नहीं है, ये तो मिलाने के बाद की बातें हैं, समझ रहे हो? तो ये V अलग थे वॉल्यूम सॉल्यूशन, और ये V अलग है।
तो अब एक काम करें, ये नोट कर लें बेटा, ये इसका फाइनल पीएच की कैलकुलेशन है, नोट कर लें। ये जो इक्वेशन होती है इसे बोला जाता है हैंडसम इक्वेशन, नहीं, हैंडरसन इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं हैंडरसन इक्वेशन।
हो गया इतना? आगे नोट करें। चलो ये नोट कर लो आप, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। किसी का भी मोल कैसे फाइंड आउट करोगे? उसकी मोलैरिटी, उसका वॉल्यूम। मैं पहले 1 मिनट वो समझा दूं नीचे वाला, फिर आप बाद में नोट करना। बस आप यहां इस बॉक्स तक नोट कर लो, उस बॉक्स तक तो हो ही गया होगा नोट। चलो अब एक बात बताओ खुशी, एक बात बताओ भाई, अभी आपने इसका मैकेनिज्म देखा ना? इसके मैकेनिज्म में जब अपन स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो उसके साथ कौन रिएक्ट करता है? कॉन्जुगेट बेस। और जब स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो कौन रिएक्ट करता है? वीक एसिड। अच्छा, मतलब इसके मैकेनिज्म में दोनों ही, जो बफर सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। तो अपन ने मैकेनिज्म में देखा कि कभी दोनों में से कोई एक कंपोनेंट काम आ रहा है, कभी दूसरा कंपोनेंट काम आ रहा है। मतलब यहां दोनों कंपोनेंट ही काम के हैं। तो फॉर ए गुड बफर both weak acid and conjugate base should be in significant amount, दोनों significant amount पे होने चाहिए। ठीक है, किसके लिए? मैकेनिज्म के लिए। एंड फॉर हेंस, तो इसके लिए अपन ने क्या बोला कि ये वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो रेशियो है ये 1/10 से 1 के बीच में होना चाहिए, 1/10 से 10 के बीच में होना चाहिए, 1/10 से 10 के बीच में। तो मैं एक काम कर लेता हूं, अगर ये मेरे पास कंसंट्रेशन की एक रेंज आ गई तो मैं एक बार तो इस कंसंट्रेशन की, मतलब उस हेंडरसन इक्वेशन, एक बार तो इसकी वैल्यू 10 पुट कर लेता हूं और एक बार इसकी वैल्यू 1/10 पुट कर लेता हूं। तो एक बार तो एक्सट्रीम लो, एक बार एक्सट्रीम हाई, 2 वैल्यू पुट कर ली। तो जब दोनों वैल्यू पुट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एक पीएच रेंज आ जाएगी, रेंज, है ना बेटा? तो मैंने क्या किया, when this is equal to this, ये तो लीस्ट वैल्यू पुट कर ली इस रेशियो की। तो यहां पर pH is equal to pKa प्लस log, ये कॉन्जुगेट बेस नीचे वीक एसिड, ये क्या आता है? 1/10 आ गया। 10 ऊपर चला गया तो क्या बन गया? 10 का इनवर्स, इनवर्स आ गया आगे, -1 हो गया, पीछे क्या बचा? log 10, log 10 कितना होता है? 1। तो क्या आ गया? pH is equal to pKa minus 1। दूसरी बात, मैंने यहां पर मैंने ये पुट कर लिया कि ये रेशियो 10 है। तो जब मैंने वहां एंडरसन इक्वेशन में 10 पुट किया तो log 10 कितना होता है? 1। तो क्या आ गया? pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1। तो बेसिकली अच्छे बफर एक्शन के लिए मेरे पास ये pH रेंज क्या होनी चाहिए? pKa -1 से लेकर pKa प्लस 1 तक। तो अपन ने इसे शॉर्ट में लिख दिया pKa प्लस -1, pKa प्लस -1, है ना? तो pH इज इक्वल टू pKa -1 टू pKa प्लस 1। ठीक है, ये यहां पर अपने पास एक रेंज आ जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनो, 1 मिनट रुको रुको, पहले सुनो। अब इसमें एक सी पॉइंट और आता है, फॉर बेस्ट बफर एक्शन। ऊपर तो था गुड बफर एक्शन, ये है बेस्ट बफर एक्शन के लिए। बेस्ट बफर एक्शन तो तभी होगा जब दोनों मेरे पास इक्वल अमाउंट में होंगे, क्योंकि दोनों ही काम के हैं, वीक एसिड भी काम का है, कॉन्जुगेट बेस भी काम का है। तो दोनों ही क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन और वीक एसिड की कंसंट्रेशन, ये क्या होनी चाहिए? दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब बेसिक, जब बेस मिलाओगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा और एसिड मिलाओगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा। तो एक काम करो, आपके पास एंडरसन इक्वेशन जो थी उसे यूज कर लो। pH इज इक्वल टू pKa
प्लस लॉग, नीचे आता है वीक एसिड की कंसंट्रेशन और ऊपर आता है कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन। और बेस्ट बफर एक्शन के लिए दोनों इक्वल है, इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, log 1 बचेगा। log 1 कितना होता है, 0, तो इसका pH क्या आ जाएगा, अरे बोलो क्या आ जाएगा, फी के ए। और मुझे पता है के कभी चेंज होता नहीं है, टेम्परेचर को छोड़कर के कभी भी चेंज नहीं होता है, तो पीएच भी चेंज नहीं होता है, नहीं होगा। तो यही तो अपन चाहते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या करता है, पीएच चेंज का अपोज करता है। वो तो चाहता है कि पीएच में चेंज 0 आए, वो तो उसके बस की नहीं है, इसलिए जितना चेंज आना चाहिए उसके थोड़ा कम चेंज आता है। अगर ऐसा हो जाए कि पीएच इज इक्वल टू पी के बदलेगा नहीं तो पीएच भी नहीं बदलेगा, हो गया पीएच कांस्टेंट। बेस्ट बफर एक्शन है ये, वो अपोज करना चाहता है, अपोज मैक्सिमम लेवल तक, और ये वो मैक्सिमम लेवल आ गया, हाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आई क्या मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, ऊपर वाले में देखो, यहाँ पी के से थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ ही है, पी के से 1 तक चेंज हो गया, इसमें पी के से -1 तक चेंज हो गया ऊपर वाले में। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूँ, इधर मैं एक काम कर लेता हूँ, इधर मैं पीएच पुट कर लेता हूँ और इधर बफर एक्शन पुट कर लेता हूँ, बफर एक्शन। तो मैक्सिमम बफर एक्शन तो कब होगा, जब पीएच किसके बराबर होगा, पी के ए के। बाकी इधर इधर आ जाएगा मेरे पास पी के ए +1 और इधर आ जाएगा मेरे पास पी के ए -1। तो इस पॉइंट पर बफर एक्शन मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे इधर जाऊंगा बफर एक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर इधर जाऊंगा बफर एक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितनी ज़्यादा पीएच में चेंज आती जाएगी ना, इसका मतलब बफर थोड़ा घटिया बन रहा है। और जितनी कम चेंज आएगी, पीके के आसपास ही रहेगा, तो वो बफर क्या रहेगा, अच्छा बफर रहेगा। तो ये इसका इस तरह से ग्राफ आता है, ये नोट कर लें आप।
हो गया भाई? हाँ बोलो। हाँ बफर एक्शन सेम होगा। जितना लेफ्ट में जा रहा है अगर उतना ही राइट में जा रहा है तो बफर एक्शन सेम होगा। ठीक है, बस ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए वरना फिर पीएच में चेंज बहुत ज़्यादा हो गया, फिर बफर काम ही नहीं कर रहा अच्छे से। भाई बफर चाहता क्या है कि वो पीके के आसपास मेंटेन रहे, थोड़ा बहुत चेंज तो ठीक है हो जाता है। यहां तक नोट हो गया भाई? चलो, ये अपन ने क्या पढ़ा? ये अपन ने पढ़ा एसिडिक बफर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? एसिडिक बफर के बारे में। अब सामने ध्यान देते हैं। देखो, अब जब मैं बात करूंगा बेसिक बफर के बारे में, देखना, तो यहां आएगा बेसिक बफर, यहां आएगा बेसिक बफर, यानी वो आएगा वीक बेस और उसका सॉल्ट सेम वीक बेस का सॉल्ट, या फिर वीक बेस और उसी वीक बेस का क्या? कॉन्जुगेट एसिड। बेस का तो आता है एसिड। अब मैं यहां मैकेनिज्म वापस से प्रूव नहीं करूंगा, प्रूव मैं बता चुका हूं एक बार। तो अब अपन को क्या करना है? जैसे यहां अपन पीएच कैलकुलेट करते हैं तो बेसिक बफर में तो पीओएच आएगा, तो वहां अपन पीओएच कैलकुलेट करेंगे सिमिलर तरीके से। जैसे यहां वीक एसिड को ब्रेक किया, वहां वीक बेस को ब्रेक करेंगे। वही के ए प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो वहां भी के बी आएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। जैसे यहां हेंडरसन इक्वेशन आई है वैसे ही वहां भी हेंडरसन इक्वेशन आएगी। ठीक है, वही सारा मोल बाई मोल, मोलैरिटी वॉल्यूम, मोलैरिटी वॉल्यूम। वही बफर एक्शन जो यहां आया है वही बफर एक्शन कहां आएगा? वहां आएगा। ठीक है, तो जैसा ग्राफ यहां है वैसा ग्राफ भी वहां आ जाएगा। तो अब आता है बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है? वीक बेस और सेम वीक बेस का सॉल्ट, वीक बेस और सेम वीक बेस का सॉल्ट। देखो, एसिड या बेस वीक होना चाहिए, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये वीक बेस हो गया, ये इसका सॉल्ट हो गया। सर सॉल्ट किसके साथ? वीक बेस का किसके साथ सॉल्ट बनाए? वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या वीक एसिड के साथ? किसी के साथ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सॉल्ट चाहिए बस। ठीक है, तो ये सॉल्ट क्या है? बेसिकली ये NH4 प्लस का सोर्स है। यहां से क्या मिलेगा अपन को? NH4 प्लस। तो ये वीक बेस और ये उसका सेम वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड। अब वही पीओएच कैलकुलेशन, तो ये मेरे पास वीक बेस आ गया, कॉन्जुगेट एसिड आ गया, उसकी मोलैरिटी वॉल्यूम M1V1, इसका मोलैरिटी वॉल्यूम M2V2। तो ये रहा, ये वीक बेस ब्रेक किया, KB लिखा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। फिर मैंने, मुझे तो OH चाहिए था तो मैंने OH को एक साइड कर लिया, बाकी को एक साइड कर लिया। अब क्या करूं? पीओएच कैलकुलेट कैसे करूंगा? दोनों साइड क्या करूंगा? नेगेटिव लॉग कैलकुलेट करूंगा। और नेगेटिव लॉग कैलकुलेट किया तो मैं वापस प्रूव नहीं करूंगा। वहां क्या आया था? पीएच इज इक्वल टू पीके। यहां पीएच की जगह आएगा पीओएच, पीके की जगह आएगा पीकेबी। और वहां जहां नीचे वीक एसिड आ रहा था, इसमें क्या आएगा? नीचे वीक बेस। वहां जहां ऊपर कॉन्जुगेट बेस आ रहा था, यहां कॉन्जुगेट एसिड आएगा। तो वही कॉन्जुगेट एसिड और वीक बेस सेम एज इट इज। दोनों नहीं पढ़ने आप, तो एक पढ़ लेना, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। पीएच की जगह पीओएच रख देना, पीके की जगह पीके भी रख देना, एसिड की जगह बेस और बेस की जगह एसिड। ठीक है, तो यहाँ वही अपन ने इसके मोल का रेशो ले लिया, वही इसके मोल को क्या पुट कर दिया? मोलैरिटी वॉल्यूम। इसके मोल को क्या पुट कर दिया? मोलैरिटी वॉल्यूम। अब मैं क्या करूंगा? मैं बफर एक्शन के लिए बात करूंगा, वही पीके भी प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अरे वही एक बार इसको 10 पुट करूंगा, एक बार इसको 1/10 पुट कर, मैं थोड़ी पुट करूंगा इतने बार बार, मैं तो सीधा कंक्लूजन लिखूंगा। अब तो बस, तो आप ये नोट कर लें बेटा। ये रहा बफर, बेसिक बफर, नोट कर। ये तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि अपन एसिड को पढ़ते जाएंगे, बेस आप अपने आप समझते जाओगे।
हाँ भाई, हो गया ये? अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। हाउ मेनी बफर सॉल्यूशन कैन H3PO4 फॉर्म? H3PO4 कितने बफर सॉल्यूशन बना सकता है? तो आप देखो यहां कितने बफर सॉल्यूशन हो जाएंगे, समझो। ये 3 बफर सॉल्यूशन बनाएगा, 3। कौन कौन से? H3PO4 प्लस एक H निकाल दो, H2PO4 माइनस, दिस इज वीक एसिड। यहां से एक H प्लस निकालने के बाद में क्या कॉन्जुगेट बेस बना? क्या ये क्या है? वीक एसिड। ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस। चलो अगली बारी है इसकी, H2PO4 माइनस, और अगला आ जाएगा HPO4 2 माइनस। इसने H प्लस लूज किया, तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। और अगर ये एसिड है तो इसका क्या बन गया? ये कॉन्जुगेट बेस। तो दिस इज वीक एसिड, अनदर वीक एसिड, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। अरे अभी तो एक H प्लस और दे सकता है वो, तो ये क्या आ जाएगा? HPO4 2 माइनस, और इधर क्या आ जाएगा? PO4 3 माइनस। इसने H प्लस देकर ही तो ये बनाया है, इसने H प्लस दिया तभी तो ये बना। तो व्हाट इज दिस? दिस इज वीक एसिड, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो कोई भी वीक एसिड और वीक बेस कितने बफर बना सकता है? खुद के वैलेंसी फैक्टर के बराबर। आपको याद है फास्फोरस के ऑक्सी एसिड कितने H प्लस देते हैं? जितना ऑक्सीजन होता है उससे एक कम। तो यहाँ 3 H प्लस लूज कर सकता है, तो यहाँ कितने बफर बना सकता है? वो 3 बना सकता है। नोट कर लो भाई।
क्या ये नोट हो गया? बात समझ आ गई बेटा? कितने बफर सॉल्यूशन बना सकता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। ये सामने एक मिक्सचर दिया है, मुझे इसका पीएच फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या है? HCN है और NaCN है। ये क्या है? वीक एसिड। और ये क्या है? सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड। अरे साइनाइड दिख रहा है क्या यहां पर? तो ये मिक्सचर क्या होता है? ये बफर होता है, बफर। और बफर ये कौन सा बफर है? एसिडिक की बेसिक? एसिडिक बफर है, क्योंकि बेस क्या, एसिड क्या है? वीक है। तो इसका पीएच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? pKa प्लस लॉग, नीचे आ जाएगा वीक एसिड बोले तो HCN, और ऊपर आएगा उसका कॉन्जुगेट बेस। तो K अगर इतना है तो pKa कितना आ जाएगा? 6 प्लस लॉग, नीचे वीक एसिड। वीक एसिड कितना? ये रहा 10 की पावर -2, और कॉन्जुगेट बेस साइनाइड कितना आएगा? जितना NaCN है साइनाइड उतना ही आएगा क्या? अरे बोलो, डबल आएगा, ट्रिपल आएगा? उतना ही आएगा क्या? बोलो, उतना ही आएगा सेम। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ तो कितना बचेगा? -1। -1 कहाँ आ जाएगा? आगे। तो कितना आ जाएगा इसका? 5। नोट कर लें। क्या हो गया? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखा है सामने। करो भाई, करो जल्दी।
हाँ, ये क्वेश्चन अपन करेंगे, इसमें एक खास बात है। क्वेश्चन नोट करें आप। हाँ भाई परम, एक बात बताओ आप, इस क्वेश्चन में जो दो कंपोनेंट दे रखे हैं, क्या वो बफर है क्या? क्या वो बफर है क्या? नहीं। वीक एसिड तो है, पर उस वीक एसिड का सॉल्ट कहाँ है? सॉल्ट नहीं है अपने पास। अरे इस क्वेश्चन में आपको एक एसिड दे रखा है, एक बेस दे रखा है। जब भी किसी क्वेश्चन में एसिड और बेस दे रखा हो पूरी केमिस्ट्री में, सबसे पहले उनके बीच रिएक्शन करवाओ। ये बात ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएगी। जब भी पूरी केमिस्ट्री में कहीं एसिड और बेस दे रखा हो तो पहले उनके बीच में रिएक्शन करवाओ। CH3 COOH प्लस NaOH कन्वर्ट्स इनटू CH3 COONA प्लस H2O। अब रिएक्शन करवाने के बाद देखो इसका कितना मोल है मेरे पास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 60/60, पर वो मिलीग्राम था, तो इसका कितना मोल आया 10⁻³ मोल। इसका कितना मोल है 20, ये तो वेट आ गया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, तो कितना बचेगा यहां से 1/2 × 10⁻³ ये 0। वाटर मैंने ऐसे क्यों लिखा समझ में आ रहा है, क्योंकि सारा काम पानी में ही होता है। तो ओके, अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन LR है? NaOH आधा है ना, ये तो 1 × है और ये आधे × है, तो ये LR है। जो LR होता है वो पहले खत्म हो जाता है, तो ये कितना हो गया 1/2 × 10⁻³ माइनस 1/2 × 10⁻³ ये 10⁻³ माइनस 1/2 × 10⁻³। अरे समझ रहे हो क्या बेटा, जो LR है उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सब में से, और ये कितना बनेगा ये वाला 1/2, इधर से x गया तो उधर x ही तो बनेगा, 1/2 × 10⁻³ और पानी तो छोड़ो उसे एक्सेस में होता है वो। तो अब ये कितना हो गया 0। आप देखो अभी ये 0 हो गया आपके पास, थोड़ा तो ये बचा हुआ है, थोड़ा ये बना हुआ है, तो अब आपके पास जो बचा उसे आप लिखो अलग से, CH3 COOH प्लस CH3 COONA, ये आया 1/2 × अरे 1 में से हाफ जाएगा, हाफ ही बचेगा, 1/2 × 10⁻³ मोल इसका बचा है, और 1/2 × 10⁻³ मोल इसका बचा है। ये मिक्सचर क्या है? ये बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर है ये। अगर मान लो क्वेश्चन में दोनों के मोल बराबर होते तो ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, सिर्फ ये बचता। फिर क्या है ये सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी पीएच कैसे आएगी 7+, ठीक है, प्लस प्लस आएगी 7++, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। ऐड क्या होती है अच्छाई, तो यह आ जाएगा 1/2 pKa, और उधर क्या आ जाएगा 1/2 log C। तो जब भी एसिड और बेस दिया है ना, पहले उनकी रिएक्शन करवाओ, उनसे पता लगेगा क्या बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। तो अभी तो अपने पास जैसा है अपन ने वैसा काम कर लिया। ठीक है,
तो ये रहा बस। अब तो इसका तो बस एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगा दो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, नीचे आएगा, ये तो मोल दे रखे, मैं सीधा मोल ही लिख लूँ ना वहाँ पर, क्यों कंसंट्रेशन लिखूँ? मोल में भी तो है फॉर्मूला, मोल ऑफ वीक एसिड और मोल ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये दोनों तो बराबर हैं। अरे हाफ इंटू ही तो है, यहाँ से जो कॉन्जुगेट बेस आएगा वो भी तो इतना ही आएगा ना। तो यहाँ पर ये कितना, ये 10⁻⁵ था, तो पी के कितना आ जाएगा 5, तो इसका पीएच कितना आ जाएगा बेटा जी 5 आ जाएगा। क्लियर, ये नोट कर लो भाई। ये पॉइंट नोट कर लेना कॉपी में, जब भी क्वेश्चन में एसिड और बेस दिया हो वहां रिएक्शन करवानी है 100%। हाँ जी बेटा, इसमें NaOH की कंसंट्रेशन 0 हो गई तो भी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? नहीं अभी रिवर्सिबल नहीं है, अभी रिवर्सिबल नहीं है। इसकी 0 होने के बाद CH3COH और CH3CO Na में रिवर्सिबल रहेगी ना? हाँ उनमें रिवर्सिबल रहेगी, सही बात है। करें, नोट करें आगे। इसको नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन लिखें आप। चलो
एक क्वेश्चन है, ऊपर वाला नोट हो गया क्या? ठीक, ये एक क्वेश्चन है जो आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, हाँ भाई दिव्यांशु, दिव्यांशु नाम है क्या? दिव्यांश, ये पहले वाला ऑप्शन बफर सॉल्यूशन है या नहीं है? ये एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, बफर है या नहीं? फर्स्ट ऑप्शन बफर है या नहीं है? क्या होता है बफर? ये कौन सा बफर है, एसिडिक या बेसिक? ये बफर नहीं है, क्योंकि उसमें एसिड या बेस क्या होना चाहिए, वीक। तो यहां पर ये बफर नहीं है। व्हाट अबाउट सेकंड? ऑब्वियसली वो भी नहीं है। थर्ड है। फोर्थ है या नहीं है? ये वीक एसिड, और इस वीक एसिड से H+ निकलने के बाद ये बना है, ठीक है, तो ये बफर है, ये बफर होगा, ठीक है। एक्चुअली ये H+ का अपन क्या पढ़ते हैं कि बफर सॉल्यूशन में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1H+ और 1OH-, है ना। तो 1 की कोई गारंटी नहीं है कि 1 का डिफरेंस वही हो। एक्चुअली बात ये है कि ऐसा में होना तो 1 का ही डिफरेंस चाहिए, पर क्या है, ये दोनों प्रेजेंट है अपने पास, तो ये बफर बना सकते हैं। जैसे इसने अपना एक H+ दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। जैसे मानो मेरे पास ऐसा है, इधर मेरे पास H2CO3 है। ढंग से समझना इस बात को, तुम यार नोट करते रहते हो, पता नहीं क्या। यहां रिएक्शन होने के बाद में इसने H दिया तो क्या बनेगा, HCO3-, और इसके 2 मोल बन जाएंगे। अरे क्योंकि ये देगा ना इसको, ये जब H+ लूज करेगा तो भी तो वही बनेगा, और जब ये H+ लूज करेगा और ये गेन करेगा तो भी तो यही बनेगा। बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल बात बोल दी मैंने। यहां से H+ लूज करवाओ, क्या बनेगा, HCO3-, और इसमें ये जो लूज किया ये इसमें गेन करवा दो, HCO3-, सेम ही तो बनेगा। तो अब यहां क्या होगा कि लेट सपोज इसका मेरे पास में 10 मोल है, इसका मेरे पास 2 मोल है, ये 0 है। अब ये कितना हो, ये तो LR है ना, ये तो ये कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 10 - 2, और वो कितना हो जाएगा, 2 × 2। भाई ये 1 1 रिएक्ट करेंगे तो वो 2 बनेगा ना, कोफिशिएंट दिख रहा है। अब आप देखो इसको और इसको, ये वही आएगा जो आपको चाहिए कि एक वीक एसिड और एक उसका कॉन्जुगेट, जिनमें एक H का डिफरेंस है। तो राइट नाउ ये बफर है या नहीं है पता नहीं, पर ये बफर सॉल्यूशन में बना सकता है H+ का ट्रांसफर करके। तो अपन इसे हमेशा क्या बोलेंगे, बफर बोलेंगे अपन इसे, ठीक है। एक वीक एसिड है, एक उसका कॉन्जुगेट है, तो ये बफर होगा। अगला वाला बफर है कि नहीं है? अरे ये पागल बनाता है ऐसे लिख के, NaCl को NaCl लिख के अपन पागल बनाते हैं, क्योंकि वो कभी पानी में NaCl होता ही नहीं है। वो क्या होता है, Na+ और Cl-। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक्ड फॉर्म में रहेगा हमेशा। तो Na+ को हटाओ यहां से, आपको क्या दिखेगा, HPO4, 2 Na+ गया तो क्या छोड़ के गया, 2-, और इधर से 3 Na+ हटेगा तो क्या देकर जाएगा, 3-। अब आप देखो ये बफर है कि नहीं है, ये बफर है। नीचे वाले को देखो, नीचे वाला भी तो सेम ही है, H3PO4, यहां से 2 Na+ हटा दो तो HPO4 2-। ये वीक एसिड, और वीक एसिड से H+ निकलने के बाद ही ये बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, पर ये इसी से बनेगा। ये यहां से 2 H+ लूज करवा दोगे तो ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा।
तो मैं कह रहा हूं याद रखना, इसको भी अपन बफर सॉल्यूशन बोलेंगे कि नहीं सर एक एच का डिफरेंस नहीं है, ज्यादा का है, कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो बफर बनाएगा वो। ये लास्ट वाला बफर है कि नहीं है, ये वीक बेस और ये वीक बेस का सॉल्ट, वीक बेस और उसी वीक बेस का सॉल्ट, तो क्या है ये बफर, नोट कर ले बेटा। हाँ जी बेटा, बोल क्या बात है, बोलो बोलो। इस क्वेश्चन में भी तो नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना इसमें, इसी क्वेश्चन में, इसमें 2 एच का डिफरेंस है, ये सामने दिख रहा है नहीं, यही बोलना चाह रहे हो क्या आप? अरे वो एक ही तो बात है, 2 एच का डिफरेंस है ना 6 एच में, और फोर्थ ऑप्शन में तो 2 एच का डिफरेंस है। तो ये जो अभी डायरेक्ट गिवन है ना, ये बफर नहीं है, पर ये H प्लस का ट्रांसफर करके बफर बना लेंगे। बफर बनेंगे तो वही जिनमें एक H का डिफरेंस होगा, समझ रहे हो, कि उसने एक H प्लस लूज किया, ये एक H प्लस गेन कर लेगा, तो अल्टीमेटली ये इस तरह से एडजस्ट हो सकता है कि जो 2 कंपोनेंट बचेंगे उनमें एक H का ही डिफरेंस होगा, तो बफर बनेंगे तो वही जो तीनों आपने बना रखे हैं, ठीक है, ये मिक्सचर बफर बना सकता है, हाँ ट्रांसफर करके, राइट नाउ ये बफर नहीं है, हाँ बफर बनेगा वही बिल्कुल। एक्चुअली यार ये जो ना मेडिकल में तो इतना पूछा जाता नहीं है, पर ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि जिनमें एक से ज्यादा का H प्लस का डिफरेंस होता है वो भी बफर बना सकता है, ठीक है। तो बस आप तो इतना ध्यान रखो, एक वीक एसिड होना चाहिए और उसी वीक एसिड से H प्लस निकालने के बाद में उसका कॉन्जुगेट बेस बनना चाहिए। तो वो देखो फोर्थ ऑप्शन में वीक एसिड था कार्बोनिक एसिड, अरे वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड और वहां से H प्लस निकाल दो तो कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बफर की तरह काम करेगा। एक्चुअली यहां पर देखो, अरे आवाज नहीं, सामने ध्यान दो, H2CO3 और एक बनेगा HCO3 माइनस, दूसरा HCO3 माइनस और एक H प्लस और लूज करवा दो, ये बनेगा। यहां ये 2 बफर बनेंगे, है ना, एक ये यहां से ये वीक एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट, फिर ये वीक एसिड H प्लस निकालने के बाद फिर ये कॉन्जुगेट, ये 2 बफर बनेंगे। पर अगर ये मिक्सचर दे रखा है ना अपने को, तो ये वाला मिक्सचर दे रखा है, तो ये वाला मिक्सचर आइदर इसमें और इसमें थोड़ी देर बाद कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो बफर बना लेगा, यह है कहने का मतलब। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, 0.1 m NH4OH और ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, करें सॉल्व। हाँ जी, क्वेश्चन नोट कर रहे हो क्या अभी? हाँ भाई जतिन, ये क्या है सॉल्यूशन? मतलब ये मिक्सचर क्या है? सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, बफर है, क्या है ये? कौन सा बफर है? एसिडिक या बेसिक? बेसिक बफर है। बेसिक बफर क्या होता है? वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। इसकी कितनी आएगी? जितना ये होगा यहीं से तो आएगा NH4+, तो इसका डबल आएगा ना, तो ये कितना आएगा? 0.2। तो बस बेसिक बफर का फॉर्मूला यूज कर लो। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, नीचे आ जाएगा वीक बेस और ऊपर आ जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन यार इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि यहां मुझे PKB दे ही नहीं रखा। ये तो वीक बेस है, इसका तो क्या डिफाइन होगा? KB, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा? अरे के बेस के लिए KB होता है, एसिड के लिए Ka होता है। और मुझे एक बात पता है, ओनली फॉर एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर Ka इंटू KB, ये क्या होता है? KW, और PKA प्लस PKB, ये क्या होता है? PKW, और PKW कितना होता है? 14। अभी मुझे इसका PKA दे रखा है, तो PKA दे रखा है, तो ये दे रखा है कितना? 9। तो ये तो PKA तो किसके लिए आएगा? NH4+ के लिए, और PKB किसके लिए आएगा? NH4OH के लिए। तो ये दे रखा है 9 प्लस PKB इज इक्वल टू 14। तो बता सकते हैं PKB कितना आएगा? 5। समझे क्या? वो इसीलिए बताया था मैंने कि वहां इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब ये आ गया 9, नहीं 5, ये आ गया 5 प्लस लॉग, नीचे आएगा 0.1, ऊपर आएगा 0.2, log 2 कितना होता है? 0.3, ये आ जाएगा 5.3। नोट कर लो। POH है। ये तो POH आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? pH। बिल्कुल, तो pH कितना आएगा? 14 माइनस POH।
14 माइनस 5.3, ये कितना आएगा? 8.7। हाँ भाई शोभित, क्या समस्या हो गई? कुछ भी नहीं है। क्या ये नोट हो गया? हो गया भाई? चल रहा है क्या अभी यार? बहुत लंबा चल गया बहुत ही। एक क्वेश्चन लिखो आप, तो ये क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिखें और सॉल्व करें। हाँ भाई, आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक H2CO3 गिवन है और एक क्या गिवन है? HCO3 माइनस। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था यार, इतना तो मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं है।
इसकी मोलैरिटी कितनी है मेरे पास में 2m, इसका वॉल्यूम कितना है 10 ml, और अपन मान लेते हैं लेट v ml ऑफ NaHCO3 इज एडेड। वो पूछ रहा है ना उसका कितना ऐड किया आपने, तो मान लिया अपन ने NaCO3 ऐड किया अपन ने इतना। इसका मेरे पास 5m है और इसका VmL है। अरे जब इनके M1V1 और M2V2 दे रखे हो तो वो फॉर्मूला है ना सीधा अपने पास। ये क्या आ जाएगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, नीचे आएगा वीक एसिड, नीचे आएगा M इंटू वी, किसका वीक एसिड का, और ऊपर आएगा M इंटू वी NaHCO3 का। अच्छा देवेन मुझे ये बताइए M इंटू वी क्या है, M इंटू वी होता क्या है? हाँ, तो क्या होता है कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम? कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स होता है ना। कंसंट्रेशन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स। तो आप देखो यहां पर मुझे एक्चुअली इसके मोल नहीं पुट करने, मुझे यहां किसके पुट करने होते हैं? HCO3 माइनस के। आप देखो सुनो, मेरे पास इसकी मोलैरिटी है, इसका वॉल्यूम है, तो ये पुट कर दूंगा M इंटू वी। और जितनी मोलैरिटी, देखो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से मोल आ गया, और जितना मोल इसका है क्या उतना ही मोल HCO3 माइनस का है क्या? जितना NaHCO3 का मोल है क्या उतना ही HCO3 माइनस का है क्या? सेम ही तो आएगा, एक NaHCO3 HCO3 माइनस देगा, ठीक है। तो यहां पर मोल सेम आने वाला है, तो ये क्या आएगा? pH कितना है इसका? 7.4, pKa कितना है इसका? 6.7 प्लस लॉग, इसकी मोलैरिटी कितनी है? 5 इंटू वी, नीचे वाले की मोलैरिटी कितनी है? 2 इंटू 10, ये 0.7 इधर जाएगा, कितना बचेगा? 0.7 बचेगा क्या? इज इक्वल टू लॉग, ये कितना बचेगा? V/4 बचेगा क्या? 0.7 किसकी वैल्यू होती है? अरे log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो इधर log 5 लिखा, इधर log V/4 लिखा, log से log क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/4, तो V कितना आ जाएगा? 20 ml। V कितना आ जाएगा? 20 ml। मोल सेम आएगा, मोल NaHCO3 जितना होगा
उतना ही मोल किसका आएगा, HCO3 माइनस का, मतलब इसका M इंटू वी जो होगा वही क्या होगा, इसका M इंटू वी होगा। सेम आएगा ना मोल दोनों का। अब अपन 2-4 क्वेश्चन ऐसे वर्बली करते हैं। हो गया इतना नोट। चलो, आपने 2 तरह के एसिड बेस पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है हाइड्रा एसिड और एक आपने पढ़ा है ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड की पीएच एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है। ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम क्या बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। समझ गए? वेरी गुड। तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 47, ये तो सॉल्ट है ना। अच्छा, ये किस किस से मिलके बना है हारिका, बताओ मुझे। LiOH और HCl। तो मुझे लगता है HCl तो सब में कॉमन ही है। अरे सब में Cl माइनस में H प्लस जुड़ेगा तो वो तो कॉमन ही है। तो ये LiOH, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है? हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सी एसिड या हाइड्रोक्साइड। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या बढ़ता है उनका, बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे बॉटम में कौन है, बेरियम। अरे सबसे बॉटम में कौन है, बेरियम। लीना की रब से बढ़िया लिथियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, ये तो ऊपर ऊपर है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेरियम नीचे आता है, नीचे वाले टॉप टू बॉटम जाने पर क्या बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बेस बहुत अच्छा बेस है तो वो उसकी पीएच क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट पीएच किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। हाईएस्ट पीएच पूछा है। समझ आई क्या बात? अपन कैसे ब्रेक करेंगे इनको, ऐसे सॉल्ट को ब्रेक करोगे एसिड और बेस में अलग अलग। एसिड तो सब जगह कॉमन था, तो बस बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लो बेस से। बहुत अच्छे, ठीक है। इसके बाद में सिमिलरली ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। मुझे लगता है 38 भी सेम ही क्वेश्चन है। वही Cl सब में कॉमन है, तो क्लोराइड HCl तो हटा ही दो। बाकी बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप बेरियम। वही हाईएस्ट पीएच आएगी। हाईएस्ट पीएच ही पूछा है इसने। वेरी गुड, ठीक है। मैंने आपको एक बात कही थी कि H3O प्लस या H प्लस क्या होता है, सेम होता है। बोला था ना मैंने आपको ये, ठीक है। चलो, ये तो सेम होता है। अब इसके बाद में